क्या मुंबई में हिंदू अल्पसंख्यक होने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या मुंबई पर मुस्लिम खासकर घुसपैठिए मुसलमानों का कब्जा होने जा रहा है? आपको भले ही लग रहा हो कि हम बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रहे हैं, लेकिन भारत में सोशल स्टडीज के नंबर 1 सेंटर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मुंबई की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। आखिर मुंबई में मुस्लिम आबादी तेजी से क्यों बढ़ रही है? कौन इसमें मदद कर रहा है? इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई में मुस्लिम देश कतर से दोगुने मुसलमान रहते हैं। मुंबई में मुस्लिम देश कुवैत जितनी आबादी मुसलमानों की है। मुंबई में 2051 में कई मुस्लिम देशों से ज्यादा मुसलमान होंगे। मुंबई की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। यह डेमोग्राफी डेस्टिनी बनेगी या डूम्सडे का सिग्नल है? मुंबई में डेमोग्राफी को लेकर हो रहे बदलाव को लेकर टिस की रिपोर्ट ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट से इतनी सनसनी क्रिएट होने की सबसे बड़ी वजह है कि टिस कोई ऐसी संस्था नहीं है जिस पर किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगे। टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भारत में सामाजिक अध्ययन का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। इसी टिस ने अपनी रिपोर्ट में मुंबई की डेमोग्राफी के बारे में बहुत बड़े बदलाव का अनुमान जताया है। टिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक आज से 27 साल बाद मुंबई की जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी आधी यानी करीब 54% रह जाएगी, जबकि मुसलमानों की आबादी 30% हो जाएगी, यानी मुंबई का करीब हर तीसरा शख्स मुस्लिम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 90 साल में मुंबई में मुस्लिमों की आबादी में 4 गुना बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 1961 में मुंबई में हिंदुओं की आबादी 88% थी, जबकि मुसलमानों की सिर्फ 8%। 2011 की जनसंख्या में मुंबई में हिंदुओं की प्रतिशत घटकर 66 हो गई, जबकि मुस्लिमों की आबादी 21% हो गई। मुंबई में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1961 से 2011 यानी 50 साल में मुस्लिम आबादी 13% बढ़ी और 2011 से 2051 यानी 40 साल में उनकी आबादी 9% और बढ़ जाएगी। यानी 90 साल में मुंबई में मुस्लिम आबादी 8% से बढ़कर 30% हो जाएगी। जबकि इसके उलट अगर हिंदुओं की जनसंख्या की बात करें तो 90 साल में मुंबई में हिंदुओं की आबादी 88% से घटकर 54 पर आ गई, यानी हिंदुओं की आबादी में 34% की कमी, जबकि मुसलमानों की आबादी में 22% की बढ़ोतरी। समंदर के किनारे बसे होने की वजह से मुंबई में जमीन की उपलब्धता सीमित है। इस सीमित जमीन में जनसंख्या का विस्तार असीमित तरीके से हो रहा है। टिस के रिपोर्ट की माने तो बढ़ती आबादी में सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है। टिस के रिपोर्ट के मुताबिक एक तो मुसलमानों में बर्थ रेट ज्यादा है, वहीं दूसरे सबसे बड़ी वजह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या बने हुए हैं। इन अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की वजह से मुंबई के झुग्गी झोपड़ियों में संख्या बढ़ती जा रही है। इन अवैध बांग्लादेशियों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। चूंकि सरकार के पास इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का कोई डेटा नहीं है, यही वजह है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हुए सरकारी पाइपलाइन को तोड़कर वहां से पानी हासिल कर लेते हैं, फर्जी राशन कार्ड बना के राशन हासिल कर लेते हैं, यानी सीधा असर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरे सरकारी सेवाओं पर पड़ रहा है। इसका दूसरा मतलब यह है कि राजस्व में इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का कंट्रीब्यूशन 0 है, लेकिन सरकारी सुविधाओं का लाभ ये पूरा ले रहे हैं।
अब सवाल यह है कि मुंबई में आखिर मुसलमानों की आबादी इतनी रफ्तार से क्यों बढ़ रही है? इसके लिए इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि मुस्लिम बर्थ रेट जिम्मेदार है या फिर यह बढ़ोतरी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रही है? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पर बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिणाम अलग अलग होते हैं। मुंबई की आबादी में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने के कारणों पर बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि अभी मुंबई की आबादी कितनी है और 2051 में मुंबई की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2001 में मुंबई की आबादी करीब 1 करोड़ 20 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 2 करोड़ 30 लाख हो गई, यानी 23 साल में करीब दोगुना की बढ़ोतरी। अगर आबादी बढ़ने की यही रफ्तार जारी रही तो 2051 तक अगले 27 साल में मुंबई की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। यानी अगर मुंबई की अनुमानित जनसंख्या 2 करोड़ 30 लाख है तो 2051 तक 4 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर 2051 तक मुंबई की जनसंख्या 4 करोड़ होगी तो 30% के हिसाब से उस वक्त मुंबई में मुसलमानों की आबादी 1 करोड़ 20 लाख होगी। यह आबादी कितनी ज्यादा है इसे समझने के लिए आंकड़ा देखिए। इस वक्त ओमान की आबादी 47 लाख, कुवैत की आबादी 46 लाख और कतर की आबादी 28 लाख है। यानी 3 मुस्लिम देशों की जितनी आबादी है 2051 में उतने ही मुसलमान मुंबई में हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि मुंबई में मुसलमानों की आबादी इतनी रफ्तार से क्यों बढ़ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो खुद इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले टिस के प्रो वाइस चांसलर शंकर दास ने बताई। ये जो ट्रेंड दिखा जा रहा है, जो मेरा बात ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो होम डिपार्टमेंट का बात है। 2014 में हम लोगों को देखा गया था सिर्फ 12 मिलियन पीपल वेयर फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम द क्रॉस द बॉर्डर। अक्रॉस द बॉर्डर ज्यादातर आपका बांग्लादेश का था और म्यांमार, रोहिंग्या थ्रू दे वेयर। अभी देखिए उस टाइम से लेके 2016 में वो हो गया 20 मिलियन, 20 मिलियन हो गया। 20 मिलियन अगर हो गया आज का तारीख का जब भी देखते हैं उसको, अभी का जो स्टैटिस्टिक्स है, अभी का जो डेटा देखा जा रहा है, ये कम से कम 40 मिलियन डॉक्यूमेंटेड बोला जा रहा है। द डेटा आ चुके हैं, इतने लोग आ गए हैं ऐसे इलीगल इमिग्रेंट थ्रू द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पोरस बॉर्डर। और ये जो काम करने वाला एक नेक्सस है, यहाँ का कोई एजेंट है, बांग्लादेश का कोई एजेंट है, दोनों का बीच में कुछ मिलावट है। और जैसे सिर्फ ह्यूमन बीइंग सिर्फ इसमें नहीं आ रहा है, उसमें बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज होता है, स्मगलिंग होता है। टिस के प्रो वाइस चांसलर शंकर दास कह रहे हैं कि मुंबई में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह अवैध प्रवासियों का आना है। इन घुसपैठियों में सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेशियों की है। दूसरे नंबर पर रोहिंग्या मुसलमान हैं। पिछले 2 दशक में मुंबई की डेमोग्राफी में जो अचानक बदलाव आया है उसकी सबसे बड़ी वजह अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं। मुंबई को सपनों की नगरी माना जाता है। इस माया नगरी में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चमचमाते मॉल हैं, लेकिन इसी मुंबई का एक डार्क साइड भी है। पूरी मुंबई में जगह जगह झुग्गी झोपड़ियां हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी भी इसी मुंबई में है और इन्हीं झुग्गी बस्तियों में अवैध बांग्लादेशी भरे हुए हैं। मुंबई के मालेगांव, भिवंडी, मानखुर्द, शिवाजी नगर, मुंब्रा देवी जैसे इलाकों में मुस्लिम आबादी पहले ही 50% को पार कर चुकी है। इसमें बड़ी संख्या अवैध बांग्लादेशियों की बताई जा रही है। खास बात यह है कि इन घुसपैठियों को अब आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे सरकारी और नागरिकता के दस्तावेज हासिल हो चुके हैं। मुंबई में मुसलमानों, खासकर अवैध बांग्लादेशियों की आबादी बढ़ने से किसे फायदा होता है, इसे समझना है तो पहले ये जान लीजिए कि इन मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर कौन लड़ रहा है। मालेगांव सेंट्रल सीट से AIMIM के मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक विधायक हैं।
भिवंडी से समाजवादी पार्टी के रईस कसम शेख विधायक हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अबू आजमी एमएलए हैं और इस बार इस सीट पर उन्हें नवाब मलिक चुनौती दे रहे हैं। मुंब्रा देवी से कांग्रेस के अमीन पटेल विधायक हैं। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, ये एक बेहद प्रचलित लाइन है। इसका अर्थ होता है ज्यादा आबादी से देश को फायदा होता है। जिस देश में आबादी ज्यादा होती है वहां पर कम लागत में मजदूर मिलते हैं और उपभोक्ता ज्यादा होने की वजह से खपत और मांग भी बढ़ती है। लेकिन मुंबई के संदर्भ में ये लाइन इस शहर के लिए नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की तादाद बढ़ जाती है वहां पर एक खास विचारधारा और एक खास मजहब की सियासत करने वाली पार्टियों के उम्मीदवार जीतने लगते हैं। विधायक, सांसद और मंत्री बनने के बाद ये नेता इन अवैध घुसपैठियों के लिए राशन कार्ड बनवाते हैं, वोटर आई कार्ड बनवाते हैं और ये तमाम जानकारियां किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट के बाद सामने आई है। इस रिपोर्ट में आई बातों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में मुंबई की डेमोग्राफी कितने हद तक बदलने वाली है। जाहिर है जिस राजनीतिक दल या जिन नेताओं को इन अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के आने से फायदा होता है वही पार्टियां और नेता इन्हें मुंबई में बसाने में भी मदद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हजारों और लाखों की तादाद में घुसपैठिए मुंबई कैसे पहुंच रहे हैं? इसका जवाब भी टिस रिपोर्ट में है। टिस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ बांग्लादेश की करीब 4000 किलोमीटर की सीमा है। इसमें से बड़े इलाके में फेंसिंग यानी तारबंदी नहीं है। यहीं से बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसते हैं। इस वक्त मुंबई में जो अवैध प्रवासी हैं उनमें से 40% ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग पहले मुंबई आ गए थे और फिर उन्होंने अपने घर के दूसरे सदस्यों और रिश्तेदारों को बुलाया। टिस की रिपोर्ट तैयार करते वक्त जिन बांग्लादेशी महिलाओं से बात की गई उनमें से 50% ने बताया कि उन्हें इलीगल ट्रैफिकिंग के जरिए भारत लाया गया और इन महिलाओं में से ज्यादातर कमर्शियल सेक्स वर्कर हैं। जो अवैध बांग्लादेशी मुंबई पहुंचते हैं उनका राशन कार्ड बनाने का काम कुछ पार्टियां और उनके नेता करते हैं। फिर राशन कार्ड के सहारे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। इसके बाद ये अवैध घुसपैठिए भारत के नागरिक बनकर राजनीति की मुख्य धारा में आ जाते हैं। हालांकि पकड़े जाने के डर से ये सियासत में खुद नहीं कूदते लेकिन अपने वोट की पूरी कीमत वसूलते हैं। सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने लगते हैं। इसका खामियाजा आम भारतीयों को भुगतना पड़ता है क्योंकि सरकार जो योजनाएं बनाती है वो भारतीय नागरिकों की संख्या के आधार पर बनती है, लेकिन फायदा ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या उठाने लगते हैं। गवर्नमेंट जब प्लान करती है ये अवैध लोग जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उन्हें काउंट नहीं करते हैं। जो हम सिटीजन्स है उनके नाम पे ही करते हैं। आप देख लीजिए कि 100 सिटीजन्स के लिए प्लान किया मुंबई के लिए और आपके इन रियलिटी 150 है। वो लोग पहले जाकर सब सुविधा लेते हैं। आप और मैं, आपके पास रेशन कार्ड नहीं होगा, मेरे पास भी रेशन कार्ड नहीं, उनके पास होगा। आप हर एक आइडेंटिटी वो ले गए क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी है, उनको मालूम है, उनको इसके आधार पे ही यहाँ का नागरिकता या यहाँ भारत का नागरिकता ले रहे हैं। और बॉम्बे जैसे सिटी हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, अर्बन स्पेसेस ले गए तो कल हम क्या इसको हम मालूम है, हम मालूम होकर ये परमिट कर रहे हैं।